नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड माइनर पेपर जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेमेस्टर थर्ड का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का माइनर पेपर है। तो जिस भी स्टूडेंट के थर्ड सेम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए माइनर पेपर है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास रहने वाली है बेहद खास। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो बहुत छोटा सा इसका सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन की, स्पेशल 1909, 1919 एंड 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उनको हम जानेंगे। सेकेंड यूनिट में हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करेंगे एंड थर्ड यूनिट में फंडामेंटल राइट्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ यूनिट है आपकी संसद से रिलेटेड यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड। इस क्लास की जो पीडीएफ है एज यूजुअल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी स्टडी मटेरियल टैब पे, जहां आप थर्ड सेम के फोल्डर से इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के साथ। यूनिट फर्स्ट है अपनी इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू एक्ट्स ऑफ 1999, 1990 एंड 1935 को। चलिए बात करते हैं। यानी कि देखो अपना जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी आने वाली है। तो क्या जो ये अपना संविधान लागू हुआ था दोस्तों, क्या ये 1950 को ऐसे अचानक ही लागू हो गया क्या कि हाँ बस चलो ठीक है कर देते हैं 26 जनवरी को लागू? नहीं, ऐसा नहीं है। एक इसने बहुत लंबा सफ़र तय किया है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने। तो हम उसी को समझते हैं यहाँ पे। इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का विकास। The evolution of the Indian Constitution means the gradual development of constitutional ideas, administrative institutions, and political principles in India during the British period। यानी कि भारतीय संविधान के विकास का अर्थ हुआ ब्रिटिश काल में भारत में संवैधानिक विचारों, प्रशासनिक संस्थाओं और राजनीतिक सिद्धांतों के क्रमिक विकास से है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस सडनली इन 1950। यानी कि भारत का जो संविधान है वो 1950 में अचानक अचानक से नहीं बना। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस स्प्रेड ओवर नियरली 2 सेंचुरीज। यानी कि बल्कि इसने तो लगभग 2 शताब्दियों तक चली एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का क्या है ये परिणाम है। तो यानी कहने का मतलब जो हमारा संविधान है वो काफ़ी लंबी तकरीबन 2 शताब्दियों तक एक हिस्टोरिकल सफ़र से निकल के आया है। तो समझते हैं इन चीज़ों को। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू रेस्पॉन्ड टू इंडियन पॉलिटिकल डिमांड्स। यानी कि ब्रिटेन ब्रिटिश शासन के दौरान समय-समय पर प्रशासन चलाने और भारतीयों की राजनीतिक मांगों को पूरा करने के लिए कई संवैधानिक सुधार किए गए थे। दीज रिफॉर्म्स स्लोली इंट्रोड्यूस्ड एलिमेंट्स सच एज रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, फेडरल स्ट्रक्चर एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और इन सुधारों के माध्यम से प्रतिनिधित्व का होना, चुनावों की व्यवस्था का होना, विधायी संस्थाओं का बनना, संघीय व्यवस्थाओं का आना और उत्तरदायी शासन जैसे तत्व का धीरे-धीरे क्या हुआ विकास हुआ। यानी कि एक टाइम ऐसा था जब इलेक्शन नहीं हुआ करते थे क्योंकि ब्रिटिश वाले थे। फिर इलेक्शन होना स्टार्ट हुआ, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें आने स्टार्ट हुए, फेडरल सिस्टम का बनना स्टार्ट हुआ, एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो ये जो अलग-अलग जो पॉलिटिकल डिमांड थी लोगों की उसके अकॉर्डिंग धीरे-धीरे क्या हुआ सुधार होता गया। Among these reforms, the acts of 1909, 1919 and 1935 played a decisive role in shaping the constitutional framework of modern India। 1919, 1909, 1919 और 1935 के जो अधिनियम हैं, उन्होंने आधुनिक भारतीय संविधान की नींव रखने में क्या करी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहली यूनिट में हम इन तीनों को ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स को हम समझते हैं सबसे पहले। By the beginning of the 20th century, Indian nationalism had grown significantly। यानी कि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भारतीय राष्ट्रवाद काफी मजबूत हो चुका था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिमांडिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी मिले, इसकी खूब मांगे कर रही थी। यानी कि इससे पहले हम बात करें 1909 से पहले जो भारतीय थे उनको जो पॉलिटिकल
गवर्नेंस है या यूँ कहें जो पॉलिटिकल फंडे हैं, उनमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन नामात्र का ही था। नेशनल कांग्रेस इस बात का मुद्दा खूब दिनों से उठा रही थी कि भारतीयों को इसमें क्या दो, इसमें भारतीयों को भागीदारी दो। टू एड्रेस these demands, the British government introduced the Indian Council Act 1909 और इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया। तो इन मांगों को और उसमें क्या हुआ फिर भारतीयों को भी पार्टिसिपेशन देने का मौका मिला। तो इसके मेन फीचर्स को समझ लेते हैं। The act increased the number of members in central and provincial legislative councils यानी कि केंद्रीय और जो प्रांतीय विधायी परिषद है उनमें उनकी संख्या यानी कि जो सदस्य संख्या है उनको क्या किया गया, बढ़ाया गया, क्योंकि सदस्य संख्या बढ़ेगी तभी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर अलाउड टू बी इलेक्टेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये सब पहली बार हुआ कि भारतीयों को चुनाव द्वारा परिषदों में शामिल होने की क्या मिली, अनुमति मिली। इससे पहले भारतीयों को ऐसे चुनाव लड़ने का कोई अलाउ नहीं था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सॉरी वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर मुस्लिम्स और मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी लागू की गई। अब देखो, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके लिए सेपरेटली एक अलग से निर्वाचन प्रणाली इसमें लागू की गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल वर गिवन द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और जो परिषदों में बजट पर चर्चा होती थी और प्रश्न पूछने का भी क्या दिया गया, उनको अधिकार दिया गया। एंड सम इंडियंस वर अपॉइंटेड टू द वाइसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो कुछ भारतीय थे उनको वाइसराय की कार्यप्रणाली परिषद में भी क्या किया, शामिल किया गया। यानी कि जो 1909 है उससे पहले इंडियंस को चुनाव लड़ने के अधिकार कम थे या नहीं थे और प्लस में उनकी भागीदारी बहुत कम थी गवर्नेंस में। तो इन मांगों को देखते हुए 1919 का जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म है वो लाया गया और भारतीयों को इनकी यहाँ पे अलाउ किया गया कि वह निर्वाचन प्रणाली में आ जाए और वह भी क्या करे, एक तरीके से गवर्नेंस में उनकी भागीदारी बढ़े। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का? दिस एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया और भारत में चुनाव प्रणाली की क्या हुई, इसी एक्ट से भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। It expanded legislative councils and improved political participation. विधायी संस्थाओं का विस्तार हुआ और साथ ही में जो राजनीतिक भागीदारी है उसमें भी क्या हुआ, सुधार हुआ। इट हेल्प्ड इंडियंस गैन एक्सपीरियंस इन लेजिस्लेटिव वर्क और भारतीयों को राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने का क्या मिला, मौका मिला। ये इसका महत्व है। इतना होने के बावजूद भी इसमें कुछ कमियां थी, समझ लेते हैं उन लिमिटेशंस को। सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी ऑन कम्युनल लाइंस यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली ने सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। यानी कि आज देखो हम देखते हैं नेता क्या करते हैं, नेता समाज को दो पक्षों में बांट देते हैं और उनको आपस में लड़ाते हैं और खुद राज करते हैं। इसे राजनीति या कूटनीति कहते हैं और ऐसा अब नहीं, ऐसा हमेशा से होता हुआ आ रहा है। तो ये जो 1909 का था, कई इतिहासकार कहते हैं कि ये सोची समझी साजिश थी कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली रखी गई, औरों के लिए अलग रखी गई। तो इन्होंने क्या किया, एक भावना पैदा कर दी डिवाइडेशन वाली कि हाँ, हम अलग हैं, क्योंकि अलग रहेंगे तब एकजुट नहीं होंगे और एकजुट नहीं होंगे तो ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, शासन करते रहेंगे। तो ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी इसने सांप्रदायिक विभाजन को क्या दिया, बढ़ावा दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड नो रियल लॉ मेकिंग पावर यानी कि जो परिषदें थी उनमें शक्तियाँ बहुत सीमित थी। परिषदें तो बना दी, उसमें इंडियंस को पार्टिसिपेशन भी मिल गया, लेकिन जो शक्तियाँ थी उनके पास वो क्या थी, नाममात्र की थी। अल्टीमेट अथॉरिटी रिमेन्ड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट और जबकि वास्तविक सत्ता थी वो अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार के पास ही रही। ये कुछ इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। अब हम समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, जिसमें रोलेट एक्ट भी आया था। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट देयर वाज वाइडर स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन इन इंडिया यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों में असंतोष फैल गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट इट्स ऑब्जेक्टिव्स वाज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं के विकास का वादा किया। दिस लेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि इसी उद्देश्य से भारत में 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो क्या किया गया,
लागू किया गया। इसका मेन फीचर क्या है यानी इसकी कुछ विशेषताएँ हैं उसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस यानी कि प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली या द्वैध शासन जिसको डायरकी कहते हैं उसको लागू किया गया। डायरकी का मतलब क्या होता है? 2 तरीके का यानी अधिकारों का बँटवारा कर दिया प्रांत स्तर पे और केंद्र स्तर पे अधिकारों का बँटवारा हुआ उसको डायरकी सिस्टम कहा गया। सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इंटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड यानी विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित वर्गों में बाँटा गया। जो आरक्षित थे यानी कि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो ब्रिटिश गवर्नर के पास थे और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, वो भारतीय मंत्रियों के अंडर दिए गए। जैसे मुख्य-मुख्य मेन-मेन जो सब्जेक्ट थे लाइक लॉ एंड ऑर्डर का, फाइनेंस का, पुलिस का, ये सारे ब्रिटिश गवर्नर के अंतर्गत थे। जबकि एजुकेशन, हेल्थ और ये जो 6 चुटपुट टाइप के ये भारतीय मंत्रियों के अंडर दिए गए और भारतीय मंत्रियों के अंडर भी थे लेकिन ऐसा नहीं कि उन पे सिर्फ़ भारतीयों का ही अधिकार था। ब्रिटिश गवर्नर के पास उसका एक वीटो पावर था यानी कि ये अगर उससे ना सहमत हो, तो वो अपनी भी चला सकते हैं। तो ऐसा भी इसमें सीन रहा। प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एक्सपेंडेड या जो प्रांतीय विधायी परिषदें थी उनका विस्तार किया गया। मोर इंडियंस वर गिवन द राइट टू वोट और अधिक अधिकार भारतीयों को मताधिकार प्रदान किया गया क्योंकि इससे पहले भारतीय को सभी भारतीयों को मताधिकार प्राप्त नहीं था और 1919 के एक्ट में थोड़े और इसको क्या किया गया बढ़ावा दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेचर बिकेम बाइकेमरल यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल था उसे द्विसदनीय बनाया गया। द्विसदन का मतलब था एक हायर सद हाउस एक लोअर हाउस, हायर हाउस को जिसको हम क्या बोलते हैं राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का इंट्रोड्यूस हुआ और जो केंद्रीय विधानमंडल था या लेजिस्लेचर था उसको बिकैमरल बनाया गया यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था वहाँ पे रखी गई यानी कि कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो अवधारणा है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई तो ये तब से ही चला आ रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का? इट वाज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस यानी कि जो प्रांत है उनमें उत्तरदायी शासन की दिशा में ये पहला कदम था। इंडियंस वर गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स यानी कि जो भारतीय हैं उनको प्रशासनिक अनुभव मिला क्योंकि उनको कई ट्रांसफर्ड यानी कि रिजर्व तो ब्रिटिश गवर्नर के पास थे ट्रांसफर्ड उनको क्या मिले सब्जेक्ट्स मिले ताकि उनको भी क्या मिले एक अधिकारी वाली फीलिंग आए तो कहने का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट उनको सॉरी सब्जेक्ट्स उनको पकड़ाए गए। पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड राजनीतिक चेतना और भागीदारिता में वृद्धि हुई। इतना होने के बाद भी क्या लिमिटेशंस थी? हायरार्की वाज़ आर्टिफिशियल एंड इनइफेक्टिव यानी कि जो दोहरी शासन व्यवस्था थी वो एक तरीके से कृत्रिम थी और अव्यवहारिक होते हुए वह कम प्रभावी साबित हुई क्योंकि डायरकी नाम से डायरकी थी हालाँकि मेन जो था वो किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही थी सारी चीज़ें तो डायरकी सिर्फ़ एक दिखने में थी। सोचा कि अधिकारों का बँटवारा करके शासन थोड़ा अच्छे से होगा लेकिन अधिकारों का बँटवारा होने से गड़बड़ थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली। गवर्नर्स हैड ओवरराइडिंग पावर्स और जो गवर्नर थे उसके पास शक्तियाँ ज़्यादा थी। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर यानी कि जो केंद्रीय शासन था वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व भी उसका उत्तरदायी नहीं रखा गया यानी कि कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। उसका कोई जवाबदेहिता नहीं है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी जो कि लेजिस्लेचर के प्रति सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉट रिस्पॉन्सिबल रखा जाना, तो ये सारी लिमिटेशन थी। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। The Act of 1935 was framed after long discussion including the Simon Commission and round table conferences यानी कि 1935 का जो अधिनियम है वो साइमन कमीशन जो कि 1927 में फॉर्म हुआ था और जो गोलमेज सम्मेलन थे उनके बाद तैयार हुआ। इट वाज द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि ये भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया सबसे विस्तृत और संवैधानिक कानून था। मेन फीचर्स क्या थे इस एक्ट के? इंट्रोडक्शन ऑफ ए फेडरल सिस्टम विद डिवीजन ऑफ पावर्स यानी कि संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें अधिकारों का अच्छे से बंटवारा हुआ यानी कि केंद्र और राज्य स्तर पे या प्रांत स्तरों पे और भी ज़्यादा फेडरल सिस्टम को थोड़ा-सा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस यानी कि जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त यहाँ से कर दिया गया। डायरकी वाज़ इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। पहले केंद्र में डायरकी नहीं थी, अब केंद्र में डायरकी रखी गई और जो प्रांत है वहाँ से डायरकी को हटा दिया। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर और केंद्रीय स्तर पे द्विसदन
द्विसदनीय विधानमंडल को रखा गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जो भी पॉलिटिकल कोई मुद्दे होते हैं, इस तरीके के जो भी मुद्दे होते हैं, प्रांतों के मुद्दे होते हैं, प्रांत से केंद्र के बीच में होते हैं, तो उनके लिए फेडरल कोर्ट रखा गया, जो कि वहाँ पर इसकी सुनवाई होती है और वहाँ पर इनके निपटारा होता था। एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज टू अ लार्जर पॉपुलेशन, यानी कि जो मताधिकार है उसका विस्तार और ज़्यादा हुआ। यानी कि 1909 तक कम, क्योंकि चुनाव आए थे तो थोड़े लोगों को मताधिकार का वो दिया गया राइट। फिर 1919 में थोड़ा और विस्तार हुआ, लेकिन 1935 में इसको थोड़ा और भी ज़्यादा क्या किया, विस्तृत किया गया। अब इसमें कई लोग क्या कर सकते हैं, अपना वोट डालने का अधिकार लोगों के पास आया। सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है इस एक्ट का? इट प्रोवाइडेड द स्ट्रक्चरल बेस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की संरचना का यह आधार बना। फेडरलिज्म बिकेम ए की फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, और जो संघवाद है वो भारतीय शासन की प्रमुख विशेषता बनी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन है उसको क्या मिली, मजबूती मिली इस एक्ट से। लिमिटेशन क्या है? फेडरेशन नेवर फुली केम इनटू फोर्स, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकी। पूर्ण रूप से लागू तो देखो हम जब आज़ाद हुए थे उसके बाद ही लागू हुई थी, उससे पहले बातें हुई थी, व्यवस्था बनी हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से वो फ़ोर्स में नहीं आई। गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल हैड एक्सटेंसिव पावर्स, जो गवर्नर और गवर्नर जनरल थे, उनके पास शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा रखी गई। प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट कंपेल्ड टू जॉइन द फेडरेशन, और जो रियासतें थी, उनकी भागीदारी फेडरेशन में यानी संघवाद में वह जुड़े या नहीं जुड़े, ये सारा का सारा प्रिंसली स्टेट पे रखा गया। यानी रियासत चाहे तो केंद्र से जुड़े, चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र रखे, ये इसमें व्यवस्था रखेगी। जो भी ये क्या थी, इसकी लिमिटेशन ही थी। तो ये थी अपनी यूनिट फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रियम्बल, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको हम समझते हैं यूनिट सेकंड में। सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मीनिंग और ओरिजिन को, यानी कि जो संविधान सभा है उसका क्या अर्थ है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। The Constituent Assembly of India was the body and entrusted with the task of framing the Constitution of India, यानी कि जो भारतीय संविधान सभा है वह संस्था थी जिसे भारत का संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया था। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि इसकी स्थापना की बात करें तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो छोटे क्वेश्चन आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कब हुई, 1946 में, इस मिशन प्लान के अंतर्गत, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। द असेंबली रिप्रेजेंटेड द कलेक्टिव विल ऑफ द इंडियन पीपल एंड वर्कड एज ए सोवरेन बॉडी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि यह सभा भारतीय जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी और स्वतंत्रता के बाद एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य करने लगी। Members of the Constituent Assembly were indirectly elected by the Provincial Legislative Assemblies, यानी कि जो संविधान सभा है उसके जो सदस्य हैं वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली वाज रिड्यूस्ड एंड इट कंटिन्यूड इट्स वर्क फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि भारत का जो विभाजन हो गया था 1947 में, उसके बाद सभा की जो सदस्य संख्या थी उनमें गिरावट हुई, लेकिन इसने स्वतंत्र भारत के लिए अपने संविधान निर्माण का कार्य जारी रखा था। कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा की संरचना क्या है और इसकी कार्यप्रणाली क्या थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनिशियली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स व्हिच वाज लेटर रिड्यूस्ड टू 299 आफ्टर पार्टीशन, यानी कि संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे, जो कि विभाजन के बाद घटकर 299 रह गए थे। इट इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि इसमें प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष चुना गया था। The assembly functioned through various committees such as the drafting committee, advisory committee and union powers committee, यानी कि सभा ने जो विभिन्न समितियां हैं उनके माध्यम से कार्य किया था, जैसे एक प्रारूप समिति थी, परामर्श समिति थी और संघ शक्तियां समिति थी। The drafting committee chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar played a crucial role in preparing the final draft of the constitution. प्रारूप समिति के जो सदस्य अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने संविधान के अंतिम प्रारूप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का महत्व समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट एंश्योर्ड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यानी संविधान सभा का महत्व इस कारण भी है कि इसने संविधान निर्माण में लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करी, यानी कि संविधान बनने में भी क्या है कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे। दैट मीन्स जो हमारा संविधान बना है वह डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से बना है। इट डिबेटेड एवरी प्रोविजन थ्रूली एंड रिफ्लेक्टेड इंडियन सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रियलिटीज, यानी कि संविधान के प्रत्येक प्रावधान पर विस्तृत चर्चा की गई और भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंबित किया गया। The constitution adopted by the assembly came into force on to 26th January 1950, यानी सभा द्वारा अपनाया गया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान बनने में जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष में, यहाँ पे लिख देता हूँ 11 माह और 18 दिन। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि अपने संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है। द प्रियम्बल इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका या परिचायक का क्या है, परिचायकात्मक भाग है। इट रिफ्लेक्ट्स द फिलोसॉफी, ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के विचारधारा, उद्देश्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को व्यक्त करती है। द प्रियम्बल declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic republic and ensures justice, liberty, equality and fraternity to all citizens. प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आश्वासन देती है। Though the preamble is not enforceable in a court of law, it plays a vital role in interpreting the constitution. यद्यपि इस प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं की जा सकती, फिर भी यह संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल इंक्लूड, यानी प्रस्तावना के जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है। जस्टिस यानी न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि चाहे सामाजिक दृष्टि हो, आर्थिक दृष्टि हो और राजनीतिक दृष्टि हो, हर मायने में क्या हो, जस्टिस हो। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, विचारों की अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, हर तरीके से क्या हो, स्वतंत्रता है। इक्विलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि समानता है प्रतिष्ठा की और अवसर प्राप्त करने की, अवसर की। फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना, ये इसके प्रस्तावना के प्रमुख उद्देश्य थे। दीज ऑब्जेक्टिव्स गाइड द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये उद्देश्य भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संचालन का मार्गदर्शन करते हैं। सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहला, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि विश्व का सबसे अधिक विस्तृत लिखित संविधान है भारत का संविधान। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड ड्यू टू डिटेल्ड प्रोविजंस एंड इंक्लूजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, यानी भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है क्योंकि इसमें विस्तृत प्रावधान और प्रशासनिक नियम शामिल है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी कि एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा। इंडिया फॉलोज ए फेडरल स्ट्रक्चर विथ डिवीजन ऑफ पावर्स बट इन इमरजेंसीज द सेंटर बिकम्स स्ट्रोंगर, यानी भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन आपातकाल में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे राज्य सरकार भी है और जहाँ पर संघ सरकार या यूँ कहे केंद्र सरकार भी काम करती है। दोनों के बीच में पावर्स का बंटवारा है, दोनों की अपनी अपनी पावर्स है, बट इमरजेंसी में सेंटर क्या हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी इमरजेंसी में ये यूनिटरी जैसा होता है और बाकी ये फेडरल जैसा होता है। तो इस तरीके का सिस्टम भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली है। इंडिया हैज अडॉप्टेड ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, भारत ने सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। फंडामेंटल राइट्स
मौलिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्विलिटी। संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा हेतु मौलिक अधिकार प्रदान करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। दीज प्रिंसिपल्स एम एट एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस यानी इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है और जो कि संविधान के संरक्षक के तौर पे कार्य करती है। तो ये थी अपनी यूनिट सेकंड। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर, जिसमें हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को हम यूनिट थर्ड में लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि मौलिक अधिकार, उसका क्या मीनिंग है, क्या उसकी प्रकृति है। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ऑल इट्स सिटीजन्स यानी कि मौलिक अधिकार वे मूल मानव अधिकार है जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। These rights are essential for the development of an individual's personality and for the functioning of a democratic society। यानी ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए आवश्यक हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स citizens from arbitrary actions of the state and ensure equality, liberty and justice। यानी मौलिक अधिकार राज्य की मनमानी कार्यवाही से नागरिकों की रक्षा करते हैं और साथ ही में समानता, स्वतंत्रता और न्याय भी सुनिश्चित करते हैं। Fundamental rights are justiciable in nature, which means that a citizen can directly approach the court if these rights are violated। यानी कि मौलिक अधिकार न्यायालयों में लागू किए जा सकते हैं, अर्थात यदि उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे तौर पर न्यायालय की शरण ले सकता है। They are described in the part third of the Constitution and are often called the cornerstone of democracy in India। यानी कि इनका जो संविधान का भाग 3 है उसमें इनका वर्णन है और इन्हें भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। तो यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन मोटा-मोटा बनता है कि कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी किसे माना जाता है, तो दे आर फंडामेंटल राइट्स। अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली प्रोवाइडेड 7 फंडामेंटल राइट्स बट एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। यानी कि भारतीय जो संविधान है उसने प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहला है राइट टू इक्विलिटी यानी कि समानता का अधिकार, जिसका जिक्र है आर्टिकल 14 टू 18 में। एंश्योर्स इक्विलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण सुनिश्चित करता है, समानता का अधिकार। फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका जिक्र आर्टिकल 19 से 22 में है। गारंटीज फ्रीडम्स सच एज स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि भाषण, अभिव्यक्ति, आवागमन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका जिक्र आर्टिकल 23 टू 24 है। प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर यानी कि मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल बाल श्रम पर ये रोक लगाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एंश्योर्स रिलीजियस फ्रीडम्स, फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स यानी सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि जो जिसकी जिसमें आस्था हो वो उसकी वर्शिप कर सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति और शिक्षण संस्थाओं की रक्षा करने का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अलाउज सिटीजन्स टू अप्रोच कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है, जिसका जिक्र आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में जिसका जिक्र किया गया है। इंपोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। फंडामेंटल राइट्स एंश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रमोट सोशल इक्विलिटी यानी कि मौलिक अधिकार व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं और सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं।
दे दे लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ, यानी कि ये सरकार की शक्तियों पर निरंतर नियंत्रण रखते हैं और कानून के शासन को स्थापित करते हैं। दीज राइट्स ऑल्सो स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय एनफोर्स एनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, यानी कि मौलिक अधिकार नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है और उस सक्रिय भागीदारी द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। अब बढ़ते हैं डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? आर गाइडलाइंस गिवन टू द स्टेट फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व वे सिद्धांत है जो राज्य को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दे आर मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। DPSPs aim at creating a welfare state by promoting social justice and economic equality, यानी इनका उद्देश्य है कि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी कि राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो कि उसके DPSP उसे इस बात के लिए गाइड करते हैं। Unlike fundamental rights, DPSPs are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by courts, but they are fundamental in the governance of the country. मौलिक अधिकारों के विपरीत नीति निदेशक तत्व न्यायालयों में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन देश के शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, जबकि नीति निदेशक तत्व नॉन जस्टिसिएबल है। बात करें टाइप्स ऑफ डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रकार की, पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, यानी कि समाजवादी सिद्धांत। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन हो और श्रमिकों का संरक्षण हो। सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल्स, यानी कि गांधीवादी सिद्धांत। विलेज पंचायत, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि ग्राम पंचायतें कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन आदि, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स है। एंड थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी कि उदार बौद्धिक सिद्धांत। यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्री लीगल एड, यानी कि समान नागरिक संहिता और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये सारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रकार है। अब बढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य की ओर, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। Fundamental duties were added to the Constitution by 42nd Amendment Act 1976 and are mentioned in Part 4A, यानी कि मौलिक कर्तव्यों का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और ये संविधान के भाग 4A में वर्णित है। These duties remind citizens of their moral obligations towards the nation, society and the Constitution. ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र, समाज और संविधान के प्रति उनके नैतिक दायित्वों की याद दिलाते हैं या उनकी बात करते हैं। दो नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट डिसिप्लिन, यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी, यानी यद्यपि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी ये अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की सूची, यानी कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। सम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज ये है, इस प्रकार है। टू रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सिंबल्स, यानी कि संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये नागरिकों की क्या है, मौलिक कर्तव्य है। टू प्रमोट हार्मनी एंड यूनिटी, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण की रक्षा करना। एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर, जिसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को हम बात करेंगे। कंपोजिशन, फंक्शंस एंड पावर्स के रिगार्डिंग हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संसद, उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, बात करते हैं यूनिट 4 में। सबसे पहले द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि भारत की संसद संघ सरकार की सर्वोच्च विधायी अंग है। इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल एंड परफॉर्म लॉ मेकिंग, फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल फंक्शंस, यानी कि ये जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और कानून निर्माण, वित्तीय नियंत्रण और कार्यपालिका पर नियंत्रण जैसे कार्य भी करती है। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 अंग? द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। लोकसभा, यानी कि जनता का सदन, जिसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, जिसे लोअर
हाउस भी कहते हैं, एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा जिसे राज्यों का परिषद भी कहते हैं, और हायर या अपर सदन भी या अपर हाउस भी कहते हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। India follows a bicameral legislature at the union level to ensure representation of both the people and the state, यानी कि संघ स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई है ताकि जनता और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की कंपोजिशन यानी कि संरचना क्या है। द लोकसभा इज द लोअर एंड मोर पावरफुल हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा संसद का निचला और अधिक शक्तिशाली सदन है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि हम जैसे मान लो जैसे लोअर का नाम आता है तो हमारे माइंड में क्या आता है कि लोअर का मतलब होता है तो कम पावरफुल होता होगा, लेकिन नहीं। लोअर का मतलब होता है जहां पर जनता की सीधी भागीदारी होती है, तो लोअर सदन होता है, लेकिन ये पावरफुल है, राज्यसभा के सामने ज्यादा पावरफुल है। Its members are directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise, यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। इसका मतलब इसमें लोगों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है, और इसके जो मेंबर होते हैं यानी कि संसद के जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी सांसद जिनको कहा जाता है। मेन पॉइंट्स ऑफ कंपोजिशन यानी इसकी संरचना के मुख्य बिंदु क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 552 मेंबर्स, यानी कि इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552 है। मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटोरियल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि संसद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, यानी कि जो इसके सदस्य होते हैं वो जो भी निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वहां से इनका चयन होता है या इलेक्शन होता है, निर्वाचन होना है। टेन्योर 5 ईयर्स अनलेस डिजोल्व्ड अर्लियर, इसका कार्यकाल 5 साल होता है या इससे पहले भंग होने तक, यानी कि इसका जो कार्यकाल वो 5 साल का होगा, अगर उससे पहले लोकसभा भंग होती है तो उसका वही कार्यकाल हो जाता है। फिर प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, यानी इसकी जो अध्यक्षता होती है वो किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। रिप्रेजेंट्स द पीपल डायरेक्टली, और जनता का इसमें प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसमें जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है। अब बात करें इसके फंक्शंस एंड पावर्स की ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के कार्य क्या है और लोकसभा के पास क्या शक्तियां है। पहला, लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि विधायी शक्तियां। मेक्स लॉ ऑन सब्जेक्ट्स इन द यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि संघ और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना। क्या होती है यूनियन ऑन कॉन्करेंट लिस्ट? तो इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या है, एक राज्य सरकार भी है और हमारे देश में केंद्र सरकार भी है। तो इन दोनों के बीच में इनकी टेरिटरी को लेकर, इनके विषय को लेकर लिस्ट जैसी चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बनी हुई है। एक है हमारे पास यूनियन लिस्ट, यानी जिसे संघ सूची कहा जाता है। एक है हमारे पास स्टेट लिस्ट, यानी कि जिसे राज्य सूची कहा जाता है, और एक है कॉनकरेंट लिस्ट जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो जो संघ सूची है इसमें जो भी विषय हैं उस पर कानून कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। राज्य सूची के जो सब्जेक्ट है उन पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और समवर्ती सूची है उस पर दोनों स्टेट भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है। और अगर मतभेद हो तो देखो माना किसका जाएगा? केंद्र का ही माना जाएगा। तो जो लोकसभा है वो यूनियन लिस्ट पर और कौन करंट लिस्ट पर, इन पर क्या बनाती है? कानून बनाती है। और जो विधानसभा है वो किस पे बनाती है? स्टेट और कॉन्करेंट पे बनाती है। तो पहला काम तो यही हो गया। कैन इंट्रोड्यूस ऑर्डिनरी बिल्स, और जो साधारण विधेयक प्रस्तुत होते हैं वो भी लेजिस्लेटिव पावर है, राज्य लोकसभा में होते हैं। फाइनेंशियल पावर की बात करें, मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हमारा एक बड़ा नाम बजट का भी आता है। बजट भी क्या है? एक मनी बिल ही है, धन विधेयक ही है, तो जो कि लोकसभा में ही ला जा सकता है। कंट्रोल्स नेशनल फाइनेंस एंड बजट, यानी राष्ट्रीय बजट पर पूरा नियंत्रण होता है, या यूं कहे राष्ट्रीय बजट पर नियंत्रण रखती है लोकसभा, ये इसकी वित्तीय शक्ति है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। कैन रिमूव द गवर्नमेंट थ्रू ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटाने की शक्ति भी किसके पास है? लोकसभा के पास ही है। जुडिशियल पावर की बात करें, न्यायिक शक्तियों की बात करें, तो पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग आता है
या राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, उसमें लोकसभा की भागीदारी होती है। कैन रिमूव जजेज एंड अदर हाई कोर्ट हाई ऑफिशियल्स, यानी कि जो उच्च अधिकारी है, जो न्यायाधीश है, उनको हटाने की भूमिका में भी लोकसभा अपना पावर रखती है, यानी कि जुडिशियल पावर में आता है। अब बात करें राज्यसभा की संरचना क्या है? द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इट इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, यानी कि यह एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि संसद का कौन सा सदन स्थायी है, दैट इज राज्यसभा, और जिसे किसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, दैट इज राज्यसभा। मेन पॉइंट्स क्या है कंपोजिशन के? मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स, यानी कि अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि जो इसके सदस्य होते हैं वो राज्य विधानसभाओं से चुने जाते हैं। टेन्योर परमानेंट हाउस 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, यानी कि टेन्योर की बात करें तो इसका ये स्थायी सदन, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो हम तो क्या कि 5 लटा हुआ है हमारा, तो हम 5 वर्ष करेंगे। आपको उसके आंसर में लिखना होगा ये स्थायी सदन होता है। फिर आगे वाली लाइन ये लिखनी होगी 1/3 मेंबर्स आर रिटायर एवरी 2 ईयर, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रिसाइडेड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इसका जो सभापति है वो कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो कौन करता है? उपरा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के कार्य और शक्तियां क्या है? लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो पार्टिसिपेट्स इन लॉ मेकिंग, यानी कानूनी निर्माण में भागीदारी है। कैन डिले ऑर्डिनरी बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल्स, यानी कि ये साधारण विधेयकों में विलंब की शक्ति रखती है, धन विधेयकों को छोड़कर, क्योंकि धन विधेयक तो आते ही कहाँ है? लोकसभा में लाया जाता है डायरेक्ट, मतलब आता भी वही है, उस पर स्पेशल राइट्स नहीं है, बाकी और बिलों को ये डिले कर सकती है, ऐसी ताकत रखती है। फेडरल पावर्स की बात करें तो प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, राज्यों के हितों की रक्षा करती है। कैन अथोराइज पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, यानी कि राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देना, क्योंकि इसके पास भी आता है, एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में जाता है बिल, तो ये इसकी फेडरल वो क्या है? पावर है, जिसमें ये क्या करती है? स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पे भी क्या करती है? कानून बनाने की पावर रखती है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण। डिस्कस एंड क्रिटिसाइजेज गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी सरकारी नीतियों पर चर्चा और आलोचना का पावर है। मिनिस्टर्स कैन बी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मंत्री राज्यसभा के क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं। स्पेशल पावर की बात करें तो कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में भूमिका है। प्लेज ए की रोल ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय भूमिका राज्यसभा की महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये इसका हमने पावर देखी राज्यसभा की। अब बात करें कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक स्थिति की बात करें। लोकसभा इज मोर पावरफुल इन फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव मैटर्स, व्हाइल राज्यसभा प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फेडरल बैलेंस एंड स्टेट इंटरेस्ट, यानी वित्तीय और कार्यपालिका मामलों में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, जबकि राज्यसभा संघीय संतुलन और राज्यों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बोथ हाउसेज टुगेदर एंश्योर इफेक्टिव लॉ मेकिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी दोनों सदन मिलकर लोकतांत्रिक शासन और प्रभावी कानून निर्माण सुनिश्चित करते हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेमेस्टर 3 का माइनर पेपर की क्लास थी, जिसकी वन शॉट हमने डिस्कस करी है। अब वन शॉट का मतलब ये नहीं होता कि हम इसमें हर चीज़ को डिटेल से ले आए, हम मोटा-मोटा सारा हमने डिस्कस कर लिया है। इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट है वो ज़रूर आप देखिएगा, जल्द ही वो अपलोड हो रहा है। तो इसके क्वेश्चन आंसर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर का रिव्यू वो दोनों आपको देखने हैं। उसके बाद आप इसमें पेपर में एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंट अपने आप में फ़ील करोगे। तो होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने साथ वालों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और एग्ज़ाम के बाद क्लास में कमेंट भी आके आप करें कि हमारे क्लास ने आपको किस प्रकार हेल्प आउट किया। तो होप आप एन्जॉय किए। हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम।